निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। देख रहा हूं मैं तुम लोगों के कार्य करने का तरीका। तुम लोग इस योग्य नहीं हो कि तुम्हारे साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार किया जाए। क्या स्थिति बना रखी है अशोशाला की? क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ दिवस रात्रि तुम पर दृष्टि रखने के लिए बैठा रहूं? पूरी अशोशाला में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जाओ समस्त अशोशाला के कर्मचारियों को अशोशाला के प्रांगण में एकत्र करो। तुम लोगों के लिए क्या मुझे अलग से आदेश देना पड़ेगा? अध्यक्ष, कहो क्या बात थी? तुम मुझे बहुत मूर्ख बना चुके। अब मुझे मेरे अश्व चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूं अश्वाध्यक्ष। महीनों से यही उत्तर सुनता आ रहा हूं मैं। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अरट और काम्बोज के अश्वों के व्यापारी इस ओर आ नहीं रहे हैं। मेरे संपर्क सूत्रों से पता चला है कि वाही प्रदेश में यवनों के विरुद्ध चल रहे मुक्ति संग्राम के कारण वाहिक और काम्बोज के व्यापारी सिंधु पार करने में असमर्थ हैं और अरट्ट के उत्तम कोटि के अश्व स्वतंत्रता सेनानी या तो खरीद रहे हैं या लोग उन्हें समर्पित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अरट्ट से बड़ी संख्या में अश्वों को प्राप्त करना कठिन है। फिर भी मैं अपने व्यक्तियों को अरट्ट भेज चुका हूं। तुम्हारे व्यक्तियों के आने तक मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता श्रेष्ठ जी। अश्वाध्यक्ष, प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और मैं क्या कर सकता हूं? पर मुझसे अश्व लेने के पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम्हारे ही कहने पर मैंने तुम्हें काम्बोज और अरट के उच्च कोटि के अश्व दिए ताकि तुम उन्हें ऊंचे दामों पर बेच सको, और उसके बदले में मैंने तुमसे निम्न कोटि के अश्व स्वीकार किए। पर अब किसी भी क्षण अश्वशाला का निरीक्षण हो सकता है। उस समय निरीक्षक को मैं क्या उत्तर दूंगा? ये तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था अश्वाध्यक्ष। अश्वों के विनिमय में हाथ तुम्हारा भी था। ये मार्ग तुम्हारे ही दिखाए हुए श्रेष्ठ जी, और अब तुम दोष मुझ पर ही थोप रहे हो। देखो अश्वाध्यक्ष, इस तरह क्रोध करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। जो आज तक चलता आ रहा है वो भविष्य में भी चलता रहेगा, और मान लो निरीक्षक आ भी गया तो वो क्या प्रमाणित करेगा? अश्वों की संख्या में तो कोई गड़बड़ नहीं है। निरीक्षक इतना अबोध तो नहीं होगा कि उसे उत्तम और मध्यम कोटि के अश्वों की पहचान ना हो। ये मात्र तुम्हारा भय है अश्वाध्यक्ष। पाटलिपुत्र की राजकीय अश्वशाला के अश्वों में कतिपय निम्न कोटि के अश्वों को ढूंढ पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। तुम भयभीत हो इसलिए इतने आतंकित हो रहे हो। तुम तथ्य जानते हो इसलिए बार बार आशंकाओं से ग्रस्त हो उठते हो। इसलिए इस विषय पर विचार ही मत करो। और फिर मैं प्रयत्न कर ही रहा हूं। जैसे ही मुझे उच्च कोटि के अश्व प्राप्त हुए मैं तुम्हारे हाथों समर्पित कर दूंगा, और तुम निम्न कोटि के अश्व पुनः मुझे सौंप देना। इसमें समस्या ही क्या है अश्वाध्यक्ष? श्रेष्ठ जी, तुम समस्या को जितना आसान समझ रहे हो, इस बार समस्या उतनी आसान नहीं है।
ईश्वर के लिए तुम जहां से भी उच्च कोटि की आशु प्राप्त कर सकते हो करो। इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है। मैं प्रयत्न करता हूं। अब तुम जा सकते हो, और मुझसे संपर्क बनाए रखना। ठीक है, जाओ। तो अब मैं चलता हूं अजय। विष्णु के आते ही उसे बता देना मैं आया था, और सभी बातें तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। प्रणाम। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम मंत्रीवर। प्रभु, मंत्री परिषद ने गुरुकुल के लिए भूमि अनुदान में देने का प्रस्ताव एकमत से पारित कर दिया है। पर एक मत अभी शेष है ना? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं होता विष्णु? यदि तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचे तो तुम विचलित मत होना श्रीयक। मगध का राजनैतिक इतिहास विश्वासघात के प्रसंगों से भरा पड़ा है, इसलिए स्वयं को कठोर बनाओ। मैं तो यहां आहत होने के लिए ही आया हूं। यदि इस बार तुम आहत हुए विष्णु, तो पीड़ा हमें बहुत होगी। इसीलिए कह रहा हूं, कठोर बनो, क्योंकि इस बार तुम भी संबंधों से अलिप्त नहीं रह पाओगे। और मेरे साथ चलना। जाओ मंत्रीवर। मैं इतना स्वार्थी तो हूं विष्णु कि प्रवास में साथ तो अच्छा ही ढूंढूंगा, और मेरे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि जिस मार्ग पर कठिनाइयां न हो, कंटक न हो, बहुधा वे मार्ग गलत दिशा, गलत लक्ष्य की ओर ही ले जाते हैं। और मैं सही मार्ग पर चलना चाहता हूं। विष्णु, महामंत्री तुम्हें मिलना चाहते हैं। जब तुम्हारी इच्छा हो तुम उनसे मिल लेना, और मंत्रीवर श्रीयक के यहां तुम्हें प्रवेश निषेध नहीं है। प्रणाम। तुम करना क्या चाहते हो विष्णु? मेरा व मगध का उत्थान। कल से तुम मेरे छात्रों को पढ़ा रहे हो विष्णु। तो कल से तुम क्या करोगे? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। अजय, मेरे पास समय नहीं है। तुम करते क्या हो जो तुम्हारे पास समय नहीं है? अजय, मुझे बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है, इसलिए यह उत्तरदायित्व तो तुम मुझे मत दो। क्या मैं उस बहुत कुछ में से एक भी कार्य जान सकता हूं विष्णु? सबसे पहले तो मगध को ठीक करना चाहता हूं, और मंत्रीवर शेख ने तुम्हें कुछ तो बताया ही होगा। मुंह पर से वस्त्र हटा मूर्ख। फिर भी तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा, पर वे भी मेरे चुने हुए मार्ग पर चलने लगे तो दोष मुझे मत देना। भोजन के समय उठा देना।
आप बैठे रहिए महामंत्री। महामंत्री, मैं इस विषय पर कुछ और विचार करना चाहूंगा। जैसी आपकी इच्छा सम्राट, पर मेरा ऐसा विश्वास है कि इस विषय पर शीघ्रतापूर्वक निर्णय पाटलिपुत्र के आचार्यों में व्याप्त असंतोष को दूर करने में सहायक होगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि गुरुकुल के लिए मैं शीघ्र ही आपको अपना निर्णय सूचित करूंगा। प्रणाम विराट गुप्त। आपने मुझे बुलाया अमात्य? बैठो विराट। मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? विराट, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं, जिसकी सूचना सम्राट के अतिरिक्त और किसी को न हो। एक बार फिर कह रहा हूं कि सम्राट के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं। ऐसा ही होगा देव। पाटलिपुत्र में तक्षशिला से अभी अभी आया आचार्य विष्णुगुप्त के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। उनका इतिहास क्या है? वे किससे मिलते हैं? क्या करते हैं? वे क्या करना चाहते हैं? पाटलिपुत्र में उनके कौन कौन साथी हैं? किसके साथ वे ज्यादातर रहते हैं? पाटलिपुत्र में उनके संपर्क सूत्र क्या हैं? इस व्यक्ति के बारे में तुम्हें जितनी भी जानकारी प्राप्त हो, उतनी ही जानकारी तुम मुझे प्रतिदिन देते रहना। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि आचार्य विष्णुगुप्त नामक व्यक्ति पाटलिपुत्र में गुरुकुल की स्थापना के लिए एक विशाल भूमि खरीदना चाहता है। पर इस व्यक्ति से सावधान रहना। और हां सुनो, यह कार्य आज और अभी से ही प्रारंभ कर दो। जो आज्ञा देव। अब तुम जा सकते हो विराट। प्रणाम देव। प्रणाम। मंत्रीवर, महामंत्री आ रहे हैं। प्रणाम महामंत्री। प्रणाम। कृपया महामंत्री, आप अपने आसन पर बैठिए मंत्री। कहिए महामंत्री। श्रीयक, मुझे लगता है कि गुरुकुल के लिए भूमि हमें क्रय करनी ही पड़ेगी। पर महाराज ने क्या उत्तर दिया? वे इस विषय पर और सोचना चाहते हैं और सदैव की भांति अपना निर्णय हमें शीघ्र ही सूचित करेंगे। क्यों नहीं इस विषय को हम कुछ समय के लिए छोड़ दे महामंत्री? कब तक आप सत्य को झुठलाते रहेंगे मंत्रीवर? मैं अनुदान में भूमि प्राप्त करने की आशा छोड़ चुका हूं। यदि आप एक अच्छे कार्य में सहायता करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही मार्ग है कि किसी भी मूल्य पर आप भूमि क्रय करें, और मैं अपने पद से जाने के पूर्व इस कार्य को संपन्न होते देखना चाहता हूं। कहीं सम्राट का विरोध गुरुकुल के प्रति तो नहीं है महामंत्री? यदि ऐसा है तो यह सम्राट की हठधर्मिता होगी। तो आप क्या चाहते हैं महामंत्री? मैं गुरुकुल की नींव अपने हाथों रखना चाहता हूं। इसलिए आप आचार्य विष्णुगुप्त से परामर्श कर उन्हें भूमि क्रय करने के लिए प्रेरित करें। मैं उनकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए तत्पर हूं। आचार्य के कार्यों में कोई बाधा ना आए, यह देखना आपका और मेरा कर्तव्य है। इस कार्य के लिए मैं अपनी सत्ता का उपयोग करने का निर्णय कर चुका हूं। यदि आप मेरा साथ देने में असमर्थ हो तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। मैं अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लूंगा। प्रणाम।
क्या नाम है तुम्हारा? सेहरण। कहाँ से आ रहे हो? अरट्ट से। व्यवसाय? वैसे तो योद्धा हूँ, पर अब अश्वों का व्यवसाय करता हूँ। अकेले आ रहे हो? नहीं, मेरे सेवक और साथी नगर के बाहर अश्वों के साथ ठहरे हैं। तुम्हें जाना कहाँ है? वैसे तो हमें कलिंग जाना है, पर कुछ दिनों के लिए पाटलिपुत्र में विश्राम करने की इच्छा है। नगर में किसी को पहचानते हो? नहीं। तो रात्रि में ठहरोगे कहाँ? किसी भी धर्मशाला या पंथागार में ठहर जाऊंगा। तुम्हारा अभिज्ञान पत्र? जाओ। क्या प्रस्तुत करूं आर्या? आज सुनो सेविका, ये रहा तुम्हारा पुरस्कार। ना आइएगा आर्या।
मेरा ही। बैठो। कहो, क्या सूचना मिली है विराट? अमात्य, मैं उस व्यक्ति को अभी तक देख नहीं पाया हूं, पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उसके पिता आचार्य चणक पाटलिपुत्र में राजनीति शास्त्र के अध्यापक थे और लगभग 20 वर्ष पूर्व उन्हें राजद्रोह के अपराध में पाटलिपुत्र से निर्वासित किया गया था। ऐसी लोगों की मान्यता है आचार्य चणक आर्य शक्तार के परम मित्र थे और उन्हीं के कारण आचार्य चणक को कारावास मिला था। अपने पिता के कारावास और अपनी माता की अकाल मृत्यु के पश्चात विष्णुगुप्त ने पाटलिपुत्र का त्याग कर दिया था। आसपास के परिवार वालों ने वर्षों पश्चात उन्हें पुनः अपने घर में देखा है, पर अभी तक उनसे व्यवहार प्रारंभ नहीं किया है। आचार्य अजय, आचार्य कार्तिकेय व उनके अन्य मित्रों को उनके यहाँ आते जाते देखा गया है। बहुधा वे आचार्य अजय के यहाँ दिखाई पड़ते हैं। मंत्रीवर श्रेयक को भी एक बार उनकी अनुपस्थिति में देखा गया है। मेरे लिए क्या आज्ञा है देव? अब तुम जा सकते हो विराट। मुझसे कल प्रातः अवश्य मिल लेना। जो आज्ञा देव। सुनो विराट गुप्त, यह सूचना गुप्त रहनी चाहिए। स्वतः परतो वा भयोत्पत्तिरिति अनर्थः तयोः अर्थो न वा इति अनर्थो न वा इति अर्थो नर्थः इति अनर्थः अर्थः इति संशयः। स्वतः परतो वा भयोत्पत्तिरिति अनर्थः तयोः अर्थो न वा इति अनर्थो न वा इति अर्थो नर्थः इति अनर्थः अर्थः इति संशयः। स्वतः परतो वा भयोत्पत्तिरिति अनर्थः तयोः अर्थो न वा इति अनर्थो न वा इति अर्थो नर्थः इति अनर्थः अर्थः इति संशयः। स्वतः परतो वा